नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम संगठ के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। संगठ से रिलेटेड हम दो वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम संगठ से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो लेंगे कि संगठ होती क्या है, कितनी प्रकार की होती है, साथ में दो कणों की प्रत्यास्थ संगठ और पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठ के बारे में आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। संगठ का जो सेकंड पार्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम द्विविमीय संगठ और उसके पश्चात प्रत्यावस्थापन गुणांक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, दोनों ही वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो संगठ से रिलेटेड यदि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो दोनों वीडियोस देखिए। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं संगठ होती क्या है। संगठ जिसे हम टक्कर भी कह सकते हैं। देखिए, टक्कर में हम आमतौर पर क्या मानते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो उसे हम टक्कर कहते हैं। हम साधारण भाषा में टक्कर यही समझते हैं, संगठ वो ही होती है। लेकिन संगठ में दो वस्तुओं का एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। तो फिर संगठ होती क्या है कि जब दो या दो से अधिक यदि कोई पिंड या वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए या एक दूसरे के नज़दीक आए, जिससे उनके बीच में अनोन्य क्रिया होती है। देखिए, ये जो वर्ड है अनोन्य क्रिया, इंट्रैक्शन का मतलब है कि उनके बीच में जो पिंड है उनके बीच में हो सकता है कोई आकर्षण बल लगे, हो सकता है कोई प्रतिकर्षण बल लगे। फलस्वरूप उन पिंडों की, उन कणों की ऊर्जाएं बदल जाती है, उनके संवेग परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस घटना को ही हम कहते हैं संगठ। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? संगठ कहा जाता है, टक्कर कहा जाता है। तो देखिए, यहां पर एक चीज क्लियर हो गई है कि संगठ के दौरान जो पिंड है या जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ भी सकते हैं और नहीं भी, आना आवश्यक नहीं है। जैसे मैं बात करूं रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की, तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर क्या है कि अल्फा कणों की बौछार की जाती है। अल्फा कणों की जब बौछार की जाती है तो वहां पर हमने देखा था कि जब अल्फा कणों की बौछार करेंगे तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो परमाणु के नाभिक के नज़दीक चले जाते हैं, टक्कर नहीं करते और वहीं से प्रतिकर्षित होकर अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो अल्फा कण नाभिक के संपर्क में नहीं आते, फिर भी उसे हम अल्फा कणों की टक्कर ही कहेंगे। फिर भी क्या कहा जाएगा? अल्फा कणों की टक्कर ही कहा जाएगा। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए कि जब दो या दो से अधिक पिंड आपस में अनोन्य क्रिया करते हैं, अनोन्य क्रिया करते हैं तो पिंडों के संवेग, पिंडों के संवेग व ऊर्जाएं परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यह घटना संगठ या टक्कर कहलाती है। घटना संघट या टक्कर कहलाती है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? संघट या टक्कर कहेंगे। क्लियर कर लेंगे यहां तक कि देखिए, जब दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के नज़दीक आती है या एक दूसरे के जब संपर्क में आती है तो उनके बीच में अनोन्य क्रिया होती है। अनोन्य क्रिया का मतलब है या तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है या कोई प्रतिकर्षण बल लगता है, एक दूसरे के नज़दीक आती है, जिससे उनके संवेग में, उनकी
ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। अलग अलग कणों की जो ऊर्जा है, कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन प्रत्येक कण की जो ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती, प्रत्येक कण का संवेग संरक्षित नहीं रहता, वो बदल जाता है। टक्कर के दौरान बदल जाता है, संघट के दौरान बदल जाता है। तो ऐसी इन्होंने क्रिया जिससे कणों की क्या हो जाए, संवेग ऊर्जा बदल जाए, तो उस घटना को हम क्या कह रहे हैं, संघट कह रहे हैं, टक्कर कह रहे हैं। क्लियर। अब देखिए एक यहां पर चीज क्लियर कर लीजिए कि संघट के दौरान कणों का या पिंडों का आपस में संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। चलिए मैं ये बात यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। संघट के दौरान संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। आ भी सकते हैं और नहीं भी, आना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल हम ले लें यहां पर, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, आपने छोटी क्लासों में रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा होगा। इसमें देखिए सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों का अटैक करवाया जाता है, और जब पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का अटैक करवाया जाता है तो जो अल्फा कण है वो नाभिक के नजदीक जाते हैं, नाभिक से प्रतिकर्षित होकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो वहां पर अल्फा कण और नाभिक की टक्कर मानी गई है। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण व नाभिक की टक्कर, इस टक्कर के दौरान, इस संघट के दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। देखिए इस तरीके से होगा, जैसे ये हमारे पास में इस तरीके से ये नाभिक है, ये परमाणु है, इस पर जब अल्फा कणों का अटैक करवाया जाता है तो ये इसके इस तरीके से प्रतिकर्षित होकर चले जाएंगे, ऐसे आएंगे, नजदीक से इससे प्रतिकर्षित होकर चले जाएंगे और इसके सिद्ध में आने वाला वापस उसी पथ पर चला जाएगा। तो ये इसके संपर्क में नहीं आएंगे, टक्कर हो रही है बट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्लियर। देखिए एक यहां पर आपको एक बात, महत्वपूर्ण बात है, वो आपको ध्यान में रखनी है कि संघट कोई सी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग सदैव संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि संघट के दौरान, टक्कर के दौरान कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, इसका कोई अपवाद नहीं है। सभी घटनाओं में, सभी टक्कर में, सभी संघट में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए ये लाइन भी मैं आपके सामने यहां पर पुट कर देता हूं कि सभी प्रकार की संघट में, सभी प्रकार की संघट में कणों का कुल संवेग व कुल ऊर्जा नियत रहती है या संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। ओके। अब देखिए कहीं ऐसी भी टक्कर होती है जिसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर हम टक्कर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर के प्रकार, गतिज ऊर्जा
संरक्षण के आधार पर टक्कर के प्रकार, संघट के प्रकार, टक्कर के प्रकार। तो देखिए हम 3 प्रकार की टक्कर लेंगे यहां पर। जो पहली जो टक्कर है वो है प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर, इसको हम पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर भी कह सकते हैं, प्रत्यास्थ संघट भी कहा जा सकता है। ओके। दूसरा जो प्रकार है वो है अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर। और तीसरी जो टक्कर है वो है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। देखिए समझें, प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होगी? जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती हो। यहां पर संवेग क्या रहेगा? संवेग मैं यहां पर पुट कर देता हूं। इसमें संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। संवेग संरक्षित। और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। आ गई बात समझ में? कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहनी है। कुल ऊर्जा ये भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी इसमें। ठीक है। देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करें कि प्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर जिसमें संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहे, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। क्या रहेगी? हमने वैसे यहां पर पहले ही पुट कर दिया है कि कोई सी भी टक्कर हो उसमें संवेग तो क्या रहना है? संरक्षित रहना है। कुल ऊर्जा क्या रहनी है? संरक्षित रहनी है। तो यहां पर कुल ऊर्जा संरक्षित, संवेग संरक्षित। चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो तो भी कुल ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहेगा। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में भी कुल ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहेगा। लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। इनमें दोनों में ही ये अप्रत्यास्थ टक्कर है, ये अप्रत्यास्थ टक्कर है और ये अप्रत्यास्थ टक्कर का ही एक पार्ट है। तो इन दोनों में ही गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। डेफिनेशन क्या है? पहले प्रत्यास्थ टक्कर की डेफिनेशन सुन लीजिए कि ऐसी टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती हो प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। और जैसे मैं प्रत्यास्थ टक्कर की बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल यहां पर हम लें। गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, उनके अंदर जो टक्कर होती है उसको हम क्या ले सकते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर। नाभिकीय कणों के मध्य जो टक्कर होगी उसको हम क्या ले सकते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर ले सकते हैं। गैस के अणुओं की टक्कर, एग्जाम्पल क्या है इसके? गैस के अणुओं की टक्कर। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नाभिकीय कणों की टक्कर, नाभिकीय कणों की टक्कर। ओके। तो ये जो टक्कर है इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा तो रहेगी, साथ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। फिर मैं यहां पर जो सेकंड पार्ट टक्कर का वो है अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें कुल ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। और हमारे व्यवहारिक जीवन में मोस्टली यही वाली टक्कर होती है, ये वाली टक्कर ही होती है। इसमें जैसे 2 वाहनों की टक्कर है तो इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। कुछ हिस्सा, जो ऊर्जा का कुछ हिस्सा है वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अलग अलग ऊर्जाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा में कुछ भाग कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी टक्कर को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। जैसे 2 वाहनों की टक्कर होती है तो उनके परखच्चे उड़ जाते, आवाज़ भी बाहर निकलती है और कुछ डैमेज भी आ जाता है। तो उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा थी वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ पर गतिज ऊर्जा पूर्णतः संरक्षित नहीं रहती। इसलिए जो व्यवहारिक जीवन में जो टक्कर होती है मोस्टली कौन सी टक्कर होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो यदि मैं बात करूं बिलियर्ड की गेंदें, तो बिलियर्ड की गेंदों में स्थितिज ऊर्जा में तो कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि वो सर्वसम आकार की होती है, बट कुछ ऊर्जा घर्षण के रूप में खर्च हो जाती है, कुछ ऊर्जा का हिस्सा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि टक्कर के दौरान पूर्णतया ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा वो संरक्षित रहे। बिलियर्ड की गेंदों में टक्कर पूर्णतः गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, तो वो जो टक्कर है वो कैसी है? अप्रत्यास्थ टक्कर है। ओके, फिर मैं बात करता हूं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की। देखिए इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, हालांकि कुल ऊर्जा तथा संवेग तो संरक्षित रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। पर इसमें ऐसा होगा कि टक्कर के पश्चात दोनों कण एक ही वेग से गति करेंगे, दोनों कण एक ही वेग से गति करेंगे। जैसे आप ये समझिए कि ये हमारे पास में लकड़ी का गुटका है, क्या है? लकड़ी का गुटका, और इसके ऊपर बंदूक से गोली दागी जा रही है, और गोली जब इसमें दागी जाएगी तो गोली इसके अंदर समाहित हो जाएगी, और उस समाहित होने के पश्चात ये गोली और गुटका जब एक ही वेग से गति करते हैं तो उस टक्कर को हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। कि ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल है वो एक ही वेग से गति करे, उनकी वेलोसिटी एक ही रहे, तो उस टक्कर को हम क्या कहेंगे? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। आ गया समझ में? अब देखिए ये तो थी गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर के प्रकार। अब मैं यहां पर दिशा के आधार पर तो देखिए दिशा के आधार पर हम टक्कर को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक विमीय टक्कर और द्विविमीय टक्कर। एक विमीय टक्कर और द्विविमीय टक्कर दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर देखिए पहला जो प्रकार है वो है एक विमीय टक्कर। एक विमीय टक्कर किसे कहेंगे? एक विमीय टक्कर में टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात जो पिंड है वो एक ही दिशा में गति करनी चाहिए, कि एक ही रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद में भी। तो ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात जो पिंड हैं वो एक ही रेखा के अनुदिश गति करे, एक ही दिशा में गति करे, तो उस टक्कर को हम एक विमीय टक्कर कहते हैं। इसे हम सीधी टक्कर भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सीधी टक्कर। ओके, फिर दूसरा जो प्रकार है वो है द्विविमीय टक्कर। द्विविमीय टक्कर, और द्विविमीय टक्कर इसे हम तिर्यक टक्कर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तिर्यक टक्कर भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल हैं टक्कर के पश्चात एक तल में गति करेंगे। कहाँ गति करेंगे? यदि कोई कण टक्कर के दौरान किसी तल में, एक तल में गति करते हैं, अर्थात दो दिशाओं में जब गति करेंगे, तो उस टक्कर को हम क्या कहेंगे? द्विविमीय टक्कर कहेंगे, तिर्यक टक्कर कहा जाएगा। ओके, अब विद्यार्थियों हम थोड़ा सा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम अध्ययन करने वाले हैं दो पिंडों की पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, या हम कह सकते हैं दो पिंडों की एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। देखिए बहुत कुछ यहाँ से अब अगले जो हम इसमें जो अब पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकलेगी, वहाँ से बहुत कुछ हमें समझना है। अब हम देखने वाले हैं दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। दो यहाँ पर पिंड लेंगे, दो कण लेंगे, और उनकी हम एक विमीय सीधी प्रत्यास्थ टक्कर यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए कैसी होगी। जैसे हमारे पास में ये दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो m1, दूसरे पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो है m2। ये यहाँ पर u1 तथा u2 वेग से गति कर रहे हैं। इसका वेग है u1, इसका वेग है u2, और यह है टक्कर से पहले की बातें, टक्कर से पूर्व है। ओके, फिर जब इनके बीच में टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात इनकी जो वेलोसिटी है वो बदल जाए, हालांकि द्रव्यमान तो वही रहने वाला है। इसका जो वेग है वो हो जाता है v1, इसका जो वेग है वो हो जाता है v2।
तो देखिए ये जो बातें मैंने लिखी है बोर्ड पर वो आप समझ लीजिए कि हमारे पास में दो पार्टिकल हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है। टक्कर से पहले इनके वेग u1 u2 और टक्कर के बाद में वेग v1 v2 हो जाते हैं। देखिए इनके मध्य टक्कर केवल और केवल तभी होगी जब u1 बड़ा होगा u2 से, इसका वेग ज्यादा होगा तभी आकर ये इससे पीछे से टक्कर मारेगा, अन्यथा नहीं मार सकता। यहां पर टक्कर हो गई है तो फिर v2 का वेग ज्यादा होगा, v1 का वेग कम होगा, अन्यथा फिर से टक्कर होगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। v2 बड़ा होगा, v1 छोटा होगा। ये तो क्लियर हो गया, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए दो कणों की जब सीधी एकविमीय टक्कर होती है तो वहां पर हम ये जानते हैं प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। चलिए देखेंगे तो यहां पर संवेग संरक्षण से हम क्या जानते हैं, संवेग संरक्षण नियम से। संवेग संरक्षण नियम हमें यह कहता है कि किसी घटना के दौरान संवेग नियत रहता है, अर्थात यहां पर टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर रहेगा। बराबर रहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर m1 u1 इसका संवेग क्या हो गया m2 u2, टक्कर के बाद का कितना हो गया m1 v1 m2 v2। तो ये जो इक्वेशन है वो काफी महत्वपूर्ण इक्वेशन है विद्यार्थियों, ये वाली जो इक्वेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है और यहां से ये आपको बार बार अप्लाई करनी पड़ सकती है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें। तो m1 u1 इस m1 v1 को इधर लाएंगे तो ये आ गया हमारे पास में, ये एक रिलेशन आ चुका है, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, क्योंकि यहां पर तो हम प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन कर रहे हैं, प्रत्यास्थ टक्कर में तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इट मीन्स टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा सेम रहेगी। तो टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा, ये बराबर होगी टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हाफ m1u1², इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हाफ m2u2², इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। ये आ गया हमारे पास में, 1/2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, यहां से m1 इसको हम लिख देंगे, यहां से रह गया हमारे पास में u1 का स्क्वायर, इसको बराबर के इस तरफ लाए तो v1 का स्क्वायर बराबर m2v2² माइनस u2² रह गया। ओके, ये हमारे पास में आ चुका है। अब देखिए यदि हम इस इक्वेशन को, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, समीकरण 2 को हम 1 से डिवाइड कर दें, समीकरण 2 को किससे डिवाइड कर दें 1 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, इसको मैंने ये लिख दिया, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं इससे, u1 माइनस v1 बराबर, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, इधर से m2 से m2 कैंसिल हो गया, इसको मैंने ये लिख दिया और इससे डिवाइड कर दिया। ओके, फिर अब देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं v2 माइनस u2 इंटू में v2 प्लस u2। ओके, बट्टे में यहां से m2 तो कैंसिल हो गया, यहां से इससे डिवाइड कर दीजिए v2 माइनस u2। तो देखिए ये यहां से पहला जो ब्रैकेट है वो तो कट गया, इधर से भी पहला ब्रैकेट कट गया, u1 प्लस v1 बराबर आ गया u2 प्लस v2, ये आ गया। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई हमारे पास में एक और रिलेशन कि टक्कर के दौरान पहले कण का जो वेग है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद पहले कण का वेग, ये बराबर होता है दूसरे पिंड का टक्कर से पहले और बाद के वेग के। टक्कर से पहले और बाद का जो वेग है पहले पिंड का वो u1 v1 है, इन दोनों का योग टक्कर के बाद दूसरे पिंड का, टक्कर के दौरान दूसरे पिंड का टक्कर से पहले और बाद के वेग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से ही हम इक्वेशन नंबर 3 की सहायता से ही हम
v2 और v1 जो टक्कर के बाद के वेग हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर देख लेते हैं हम। सीधे फॉर्मूले भी में हम लिख सकते हैं बट थोड़ा सा समझकर, हालांकि सीधे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि बाहर इतना डेरिवेशन करने का टाइम नहीं होता। कई डेरिवेशन छोटा मोटा जब कैलकुलेशन करनी होती तब तो हम कर सकते हैं, बट थोड़ा बड़ा डेरिवेशन करना होता है तब आपको रिजल्ट याद करने ही पड़ेंगे। आए कहाँ से वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से v1 की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देता हूं। चलिए v1 बराबर क्या आ जाएगा, u2 प्लस v2 माइनस u1। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दूं और 4 को हम किस में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें। 1 में पुट कर दो, इसमें ही पुट कर देता हूं मैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, देखो ध्यान देना, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 का मान ये है तो मैं गुणा कर दूं, m1 u2 प्लस m1 v2 माइनस m1 u1 फिर प्लस में m2 v2। मैंने गुणा करके भी लिख दिया है। यहां पर v1 का मान वो रखा समीकरण 4 के अकॉर्डिंग और m1 से इसको गुणा भी कर दिया है। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिलेगा, इसको बराबर के इस तरफ ले आता हूं। मुझे वैल्यू चाहिए v2 की, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v2 की। इसको मैं बराबर के बाकी की सब सारी जो वैल्यू है उनको तो बराबर के दूसरी तरफ लाना ही है। तो इसको मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगा तो 2m1 u1 ये इधर आ चुका है, ये वाला मैंने लिख दिया जोड़ करके। अब इसको भी मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगा तो आ जाएगा हमारे पास में m2 u2 माइनस m1 u2 बराबर, इन दोनों में से हम v2 कॉमन ले लेते हैं तो m1 प्लस m2 ये आ गया। तो यहां से v2 बराबर क्या निकल कर आ रहा है, देखो ध्यान देना, v2 बराबर इधर m1 m2 से इसको डिवाइड कर दें तो 2m1 u1 बट्टे में m1 प्लस m2, फिर प्लस में इन दोनों में से हम u2 कॉमन ले ले तो m2 माइनस m1 u2 कॉमन आ चुका है बट्टे में m1 प्लस m2। तो प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान टक्कर के बाद में दूसरे कण का वेग ये होगा। दूसरे कण का वेग लिख दिया मैंने 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 बट्टे में m2 माइनस m1 इंटू u2 बट्टे में m1 प्लस m2। ओके, अब इसी प्रकार से ही यदि मैं यहां से क्या निकालूं, v2 की वैल्यू निकालूं तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ध्यान देना, v2 बराबर u1 प्लस v1 माइनस u2 और इसको समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला आपको याद करना है क्योंकि बार बार इस डेरिवेशन को नहीं निकाल सकते और ये रिजल्ट याद रखना है। ओके, अब देखिए जब हम रख देंगे, इसमें रख दीजिए तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 का मान ये रहा तो u1 फिर प्लस में m2 v1 फिर माइनस में m2 u2, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे, इसको भी बराबर के इस तरफ ले आएंगे। v1 तो हमें चाहिए, v1 तो हमें चाहिए, चलिए मैं इन दोनों को पहले लिख लेता हूँ, m1 प्लस m2 ये आ गया v1, फिर बराबर में इधर हमारे पास में इसको उस तरफ ले आएंगे तो m1 माइनस m2 u1 फिर प्लस में इसको इस तरफ ले आएंगे तो 2m2 u2। अब हमें चाहिए v1 तो v1 बराबर क्या आ चुका है, m1 माइनस m2 इंटू में u1 बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस 2 सिमिलर टाइप के फॉर्मूले हैं, बस देखो इनको गौर करके, m1 प्लस m2 से तो दोनों तरफ ही डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ही इक्वेशन में डिवाइड हो रहे हैं। यहां पर 2m1 u1 था और यहां पर m2 माइनस m1 था, यहां पर m1 माइनस m2 u1 आ गया। देखो गौर करके देखो, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं।
अब देखिए यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए कौन कौन से रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे वो देख लीजिए। मैं यहाँ पर इन वेगों के टक्कर के बाद में जो वेग हैं दोनों ही पार्टिकल्स के वो मैं पुट कर देता हूँ। v1 बराबर हमें क्या मिल गया है, m1 माइनस m2 u1 बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 बट्टे में m1 प्लस m2। यहाँ से क्या मिल गया है, v2 बराबर 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आएंगे हमारे सामने तो उनको कैसे सोल्व करना है वो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए कुछ स्थितियां हम आपको समझा दें कि जैसे मान लीजिए कि दोनों ही जो पार्टिकल हैं उनके द्रव्यमान समान है, दोनों के द्रव्यमान क्या है, समान। तो देखिए कौन सा रिजल्ट मिलने वाला है। एक स्थिति लेकर चल रहा हूं मैं, पहली स्थिति फर्स्ट, जब m1 और m2 दोनों ही क्या हो, बराबर हो और इनको हम किसके इक्वल मान लें, m के इक्वल मान लें, तो टक्कर के बाद में पहले कण का वेग क्या हो जाएगा, m1 m2 दोनों बराबर, तो ये तो 0 हो गया। तो ये 2m और यहाँ पर भी m1 प्लस m2 2m हो जाएगा, कट जाएगा। तो v1 बराबर आ गया u2, v1 किसके इक्वल आ गया, v2 के इक्वल आ गया। अब v2 किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर m2 और m1 दोनों बराबर क्योंकि m के इक्वल है, तो ये 0 हो गया। तो 2m बट्टे में 2m ये भी कट जाएगा, ये u1 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, u1 के इक्वल। देखो यहाँ पर क्या मिला है रिजल्ट कि टक्कर के बाद में पहले कण का वेग टक्कर से पूर्व दूसरे कण के वेग के बराबर है। टक्कर के बाद में दूसरे कण का वेग टक्कर से पहले कण के वेग के बराबर है। तो वेग यहाँ पर इंटरचेंज हो गए। पहले कण का जो वेग है वो तो दूसरे का हो गया, दूसरे का जो वेग है वो पहले कण का वेग हो गया। तो जब दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर होती है, द्रव्यमान सेम होते हैं, तो वेग इंटरचेंज हो जाते हैं। वेग क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। जैसे एक हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन, कि एक कण है जो कि स्थिर अवस्था में है। कण क्या है, स्थिर अवस्था में है। दूसरा जो कण है इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, वो इससे टक्कर करता है। इसका जो वेग है वो कितना है, 0। इसका जो वेग है क्वेश्चन में वो हमें दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। दोनों का द्रव्यमान सेम है, प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो पहले कण का वेग क्या हो जाएगा, एक सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। दो सर्वसमाकार के पिंड हैं जिनमें एक कण है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो टक्कर के पश्चात पहले पिंड का वेग क्या हो जाएगा, पहले पिंड का वेग क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद में पहले पिंड का जो वेग है वो v1 जो कि u2 के बराबर होगा, और u2 यहां पर कितना है, 0। और यदि आपको पहले पिंड का वेग तो आएगा, दूसरे पिंड का वेग पूछा जाता तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाता, 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये इससे यहीं से निकला है, इस पोजीशन से, इसी से ही निकला है, इस कंडीशन से ही हमें रिजल्ट मिला है। ओके, अब जैसे कई स्थितियां ऐसी हो सकती है कि भाई दूसरा जो पिंड है वो स्थिर हो, द्रव्यमान तो सेम नहीं है पर दूसरा पिंड क्या हो, स्थिर हो। एक स्थिति ये मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं। आप ये दोनों ही फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। दूसरा कण स्थिर हो, दूसरा कण स्थिर हो तो u2 बराबर 0। दूसरा कण जब स्थिर होगा तो टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू u1। फिर दूसरे कण का वेग क्या हो जाएगा, u2 तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आ गया 2m1 u1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए कि एक यूरेनियम 238 नाभिक v चाल से अल्फा कण उत्सर्जित कर विघटित हो जाता है, तो शेष नाभिक वापस किस वेग से लौटेगा। क्वेश्चन समझें कि हमारे पास में यूरेनियम 238 है, वो विराम अवस्था में है और जब उसमें से अल्फा कण बाहर निकलता है तो अल्फा कण एक दिशा में गति करेगा और जो शेष नाभिक बच गया है जिसकी द्रव्यमान संख्या 234 रह जाएगी वो किस वेग से गति करेगा, ये हमें पूछा है। देखिए ये हमारे पास में है नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 और जब इसमें से अल्फा कण बाहर निकलता है, अल्फा कण जब इसमें से बाहर निकलेगा, ये हमारे पास में अल्फा कण है इसकी द्रव्यमान संख्या 4 और ये 234 वाला द्रव्यमान संख्या वाला शेष नाभिक। ओके, तो ये जैसे कंसिडर कर लें इधर v वेग से गति कर रहा है जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है, और तो ये इधर कैपिटल v वेग से गति करेगा जो कि हमें ज्ञात करना है। यहां पर इसका जो वेग है वो है 0। संवेग संरक्षण नियम से क्या जानते हैं कि विस्फोट से पहले, टक्कर से पहले, विघटन से पहले का जो संवेग है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान तो है 238, वेग है 0 और विघटन के पश्चात क्या हो जाएगा 4 इंटू वी प्लस 234 इंटू कैपिटल वी। हमें कैपिटल वी तो चाहिए, ये तो 0 हो गया, तो माइनस में 4v बट्टे में 234, यही आंसर होगा। -4v/234 कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि चाल u से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई पिंड A, पिंड का नाम क्या है A, जिसकी चाल है u और द्रव्यमान है 4m। ठीक है, विराम में स्थित 2m द्रव्यमान के किसी पिंड B से आमने सामने सीधी प्रत्यास्थ प्रकृति की टक्कर करता है। दूसरा पिंड है जिसका नाम है B, उसका द्रव्यमान है 2m, प्रत्यास्थ प्रकृति की टक्कर होती है, तो टक्कर के पश्चात संघट करने वाले पिंड A की क्षयित ऊर्जा का भाग कितना है, कितना हिस्सा A का कितना हिस्सा क्षयित हो जाता है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से हमें गतिज ऊर्जा का हिस्सा पूछा है, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी यहां पर संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ प्रकृति की टक्कर हो रही है। चलिए पहले संवेग संरक्षण से देख लेते हैं। पहले संवेग संरक्षण से द्रव्यमान तो कितना है 4m, द्रव्यमान कितना है 4m और वेग हम ले लें u1, तो 4m इंटू u1। फिर क्या है, जो दूसरा कण है उसका द्रव्यमान है 2m और वेग है 0, बराबर आमने सामने सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। ये जो वेग है 4m का वो तो हम v1 मान लें और जो 2m है इसका वेग हम v2 मान लें। ये हमें v1 v2 का नहीं पता है, हालांकि u1 का पता है, u है, u1 का कितना है u है। तो यहाँ से इन सबको हम 2m से डिवाइड कर दे तो यहाँ से 2u1 बराबर आ जाएगा 2v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2u1 माइनस v1 इक्वल टू आ गया v2 की वैल्यू आ गई है। हमें पहले कण के वेगों में संबंध ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो v2 को हम हटाएंगे। यहाँ से हटाने के लिए मैंने v2 की एक तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। गतिज ऊर्जा संरक्षण से पहले कण की गतिज ऊर्जा 1/2 4m, द्रव्यमान m v स्क्वायर, तो v यहाँ पर u के इक्वल लेकर चल रहे तो u1 स्क्वायर। दूसरे कण की गतिज ऊर्जा तो 0 है, दूसरे कण की गतिज ऊर्जा कितनी है 0। फिर टक्कर के बाद में 1/2 4m v1 स्क्वायर, फिर प्लस में 1/2 2m v2 स्क्वायर। तो यहां से भी 1/2 सब में से कैंसिल हो गया, m भी सब में से कैंसिल हो गया, 2 का भी भाग लगा दीजिए तो 2u1 स्क्वायर बराबर 2v1 स्क्वायर, फिर प्लस में v2 स्क्वायर रह गया। इसको इधर ले आइए, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 2u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख दूं, 2u1 प्लस v1
u1 माइनस v1 बराबर v2 स्क्वायर। अब इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2u1 माइनस v1 बराबर v2, यह आ गया। या v2 की वैल्यू पुट कर दो, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। किसकी वैल्यू पुट कर दें हम? v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, u1 v1 के बीच में संबंध आ जाएगा। ओके, तो 2u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर, v2 का मतलब 4u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 2u1 स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर बराबर 4u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। यहाँ से तो जो रिजल्ट है वो नहीं निकलने वाला है, तो हम क्या करें? v2 की वैल्यू हम किस में पुट कर दें? वापस उसी प्रोसेस में लगते हैं। यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी तो देखिए क्या है, इसमें भाग लगा देते हैं। चले मैं इसमें भाग लगाने के लिए अब वापस देखो यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम, देखेंगे समझेंगे क्या है। वो जो इक्वेशन है इसको 2u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 बराबर v2 स्क्वायर लिख रहे हैं। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2u1 माइनस v1 बराबर v2। तो 2 से 2 कट गया, इससे ये भी कट गया है, v2 से एक v2 भी कट गया है, तो u1 प्लस v1 बराबर आ गया v2, ये आ गया। अब इस वाली वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, देन क्या आ जाएगा? देखिए 2u1 माइनस v1 बराबर आ गया u1 प्लस v1, तो 2u1 माइनस में 2v1 बराबर आ गया u1 प्लस v1, तो यहाँ से आ गया u1 बराबर 3v1। ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया कि टक्कर से पहले जो 4m वाला द्रव्यमान है ना, उसका वेग है u1 और टक्कर के बाद में क्या है? 3v1। तो बाद वाला वेग v1 है ना, वो u बट्टे में 3 है। बाद वाला वेग क्या हो गया? u1 बट्टे में 3। ये रिलेशन है। अब देखिए हमें क्या चाहिए? जो 4m द्रव्यमान है उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी क्षति हुई, भिन्नात्मक क्षति चाहिए। तो 4m वाले कण के लिए लिख रहा हूं डेल्टा k अपॉन में k i, इसको मैं k i माइनस k एफ बट्टे में k i से पुट कर रहा हूं। i का मतलब इनिशियल एनर्जी, f का मतलब फाइनल एनर्जी है। k i प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 4m इंटू यू स्क्वायर, क्योंकि u1 का जो मान है वो तो है u और v1 का जो मान है वो है u1 बट्टे में 3, मतलब u बट्टे में 3, यह है। तो पहले कण की गतिज ऊर्जा माइनस 1/2 4m v1 स्क्वायर, v1 का मान कितना है? u बट्टे में 3 का स्क्वायर हो गया, फिर बट्टे में k i 1/2 4m इंटू यू स्क्वायर। तो देखो 1/2 4m यू स्क्वायर तो सब में से कट जाएगा, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर रह गया तो 1/9 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ से 9 लघुत्तम आ गया, ये आ गया 9 माइनस 1, तो 8/9 हिस्सा उस कण का क्षयित हो जाता है। 8/9 हिस्सा क्या हो जाता है? क्षयित हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बी पार्ट में चली जाएगी। हालांकि कुल गतिज ऊर्जा यहां पर भी क्या रह रही है? संरक्षित रह रही है। विद्यार्थियों अब यहां पर हम देखेंगे दो कणों की सीधी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। हम ये जानते हैं कि अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान, टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल हैं वो सेम वेग से गति करते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि लकड़ी की गुटके में जब बंदूक से गोली दागी जाती है
तो लकड़ी का गुटका और बंदूक की गोली सेम वेग से गति करती है, तो वो है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। और उसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम अब यहाँ पर समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास में दो पार्टिकल हैं, उनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है। ये हमारे पास में पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इसका द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2। इनकी जो वेलोसिटी है वो हम कंसीडर कर लेते हैं u1 तथा u2। यह है टक्कर से पहले, टक्कर से पूर्व, और जब इनके बीच में टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात दोनों ही पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता, बट ये एक समान वेग v से गति करते हैं। यही है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। टक्कर के पश्चात, टक्कर के बाद, ये हो गया। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, जब दो कण पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम रहती है। इस वेलोसिटी को पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो देखिए, वेलोसिटी हम कैसे ज्ञात करेंगे? संवेग संरक्षण नियम से। चाहे कोई सी भी टक्कर हो, संवेग संरक्षण नियम तो लागू होगा। तो यहाँ पर टक्कर से पूर्व का संवेग, पहले पार्टिकल का टक्कर से पूर्व का संवेग m1 u1, दूसरे पार्टिकल का m2 u2, और टक्कर के बाद का जो संवेग क्या है? द्रव्यमान तो है m1 प्लस m2 और वेग है v। तो विद्यार्थियों, यहां से हम टक्कर के बाद का संयुक्त वेग कह सकते हैं, उभयनिष्ठ वेग कह सकते हैं। जो वेग है v वो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बट्टे में m1 प्लस m2। ये होगा, ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, इसमें हम एक कंडीशन लेकर चलेंगे कि जैसे हम कंसीडर कर लें कि दूसरा जो पार्टिकल है, टक्कर से पहले दूसरा पार्टिकल स्थिर अवस्था में है, u2 बराबर 0 है, तब हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा में क्या वास्तव में क्षय होता है, कितना होता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कि यदि हम क्या कंसीडर कर लें, यहीं पर ध्यान देंगे, यदि दूसरा कण स्थिर हो, दूसरा कण स्थिर हो, इट मीन्स u2 बराबर 0। u2 बराबर कितना? 0। और u2 बराबर जब 0 होगा तो क्या आ जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? वेग तो कितना होगा? यहां से ये तो 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वेग v बराबर हमें मिल जाएगा m1 u1 बट्टे में m1 प्लस m2, m1 u1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्या हमारे जो गतिज ऊर्जा है, हम ये जानते हैं कि अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, तो यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। देखिए क्या कमी आ जाती है, इसको हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पर कि टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व की जो गतिज ऊर्जा है उसको आप K1 से लिख दीजिए हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि इसका वेग ही रहेगा, ये तो u2 तो 0 लेकर चल रहे हैं हम। फिर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद की गतिज जो गतिज ऊर्जा उसको हम K2 से पुट कर दें, द्रव्यमान हमारे पास में हो जाएगा m1 प्लस m2 और वेग हो जाएगा v स्क्वायर। ओके, v की वैल्यू हमारे पास में है, ये रही m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो, यदि मैं यहां पर ये ज्ञात करूं कि भाई K2 अपॉन K1 कितना होगा, तो 1/2 भी आएगा विद्यार्थियों, m1 प्लस m2 v स्क्वायर बट्टे में हाफ m1 u1 स्क्वायर।
तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया हमारे पास में m1 प्लस m2 और बट्टे में m1 u1 स्क्वायर। अब देखिए जो v है उसकी वैल्यू है m1 u1, तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बट्टे में क्या रह गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ से m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 एक तो कैंसिल हो जाएगा, m1 से एक m1 भी कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका जो मान है वो हमारे को मिल जाएगा m1 बट्टे में m1 प्लस m2। देखो ये जो m1 है m1 बट्टे में m1 प्लस m2, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो एक से छोटी आएगी विद्यार्थियों, छोटी, क्योंकि बट्टे वाली राशि क्या है बड़ी, ये छोटी। तो इसका मतलब है कि जो k1 है वो बड़ा, k2 है वो छोटा। इट मीन्स हमेशा गतिज ऊर्जा में हानि होती है, हमेशा गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, हानि होगी। अब जैसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं गतिज ऊर्जा में कितनी हानि होती है, तो k1 माइनस k2 ज्ञात कर लेंगे, जोड़ बाकी कर रही है और क्या, k1 माइनस k2। तो k1 की वैल्यू कितनी है 1/2 m1 प्लस m2 और v स्क्वायर, तो v का मान है m1 u1 स्क्वायर बट्टे में m1 प्लस m2 का स्क्वायर, फिर माइनस में k2, तो वो है 1/2 m1, सॉरी ये तो k2 की वैल्यू लिख दी मैंने। चलिए दोबारा देखिए, k1 जो कि हाफ m1 u1 स्क्वायर है, फिर माइनस में हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, v का मान यहां से पुट कर दीजिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बट्टे में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। जो कुछ कटपिट रहा है उसे काट पीट दीजिए। देखिए फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमें क्या मिल जाएगा 1/2, यहाँ से ये कट गया, ये कट चुका है, 1/2 तो आ ही गया। यहाँ से मैं ले लेता हूँ m1 प्लस m2 लघुत्तम, m1 जब इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, m2 से जब गुणा होगा तो m1 m2 u1 स्क्वायर, जब इससे गुणा होगा तो माइनस में m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा k इक्वल टू m1 m2 बट्टे में 2 m1 प्लस m2 इंटू में u1 स्क्वायर। और देखिए इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा में कमी आई है वो m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्वायर के इक्वल प्राप्त होती है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर पर ही आधारित है। देखिए क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं कि दो द्रव्यमान, प्रत्येक का द्रव्यमान है 0.25 किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम है, प्रत्येक का ही द्रव्यमान 0.25 किलोग्राम है। .25 किलोग्राम। सुनते जाइए कि दो द्रव्यमान है जिनमें प्रत्येक का जो द्रव्यमान है 0.25 किलोग्राम है। दोनों द्रव्यमान एक दूसरे की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करते हैं। जो संघट्ट के पश्चात परस्पर जुड़ जाते तो इन अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा। तो यहाँ पर m1 और m2 दोनों सेम है और हमें दे रखा है 0.25 किलोग्राम। ओके, और चाल जो u1 है वो तो है 3 मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। तो u2 का जो मान है वो माइनस में होगा 1 मीटर प्रति सेकंड। हमें कैपिटल V पूछा है, मतलब दोनों का संयुक्त वेग पूछा है, जो कि m1 u1 प्लस m2 u2 बट्टे में m1 प्लस m2, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो m1 का मान कितना है 0.25, u1 का मान कितना 3, फिर माइनस में 0.25 इंटू 1 बट्टे में 0.25 प्लस 0.25। तो यहाँ से 0.25 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस से कितना रह गया 2,
और ये भी कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इनका दोनों कण आपस में जब चिपक जाते हैं तो उसके पश्चात जो संयुक्त वेग होता है वो 1 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संघट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ संघट और पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा की, समझा, जाना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखे। संघट से रिलेटेड एक वीडियो हम और लेकर आएंगे जिसमें हम तिर्यक टक्कर पढ़ेंगे। कौन सी टक्कर पढ़ने वाले हैं? तिर्यक टक्कर, द्विविमीय टक्कर। साथ में हम प्रत्यावस्थापन गुणांक भी देखने वाले हैं, वहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं। तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।